वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 का पहले हल्का सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, फिर हम स्पार्किंग इवेंट देखेंगे। हल्का सा बैकग्राउंड देखें तो देखो, हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, पूरे वर्ल्ड में क्या कंडीशंस थे। चाइना में क्या हो गया था, जापान में क्या हो गया था, अफ्रीका में क्या हो रहा था, साउथ अमेरिका में क्या हो रहा था, यूरोप में क्या हो रहा था, अमेरिका में क्या हो रहा था, कौन कौन सा एग्रीमेंट हुआ है, ये हमने पूरी तरीके से देख लिया। ठीक है, अब छोटा से देखो, जैसे कि सभी को पता है वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के मेजर रीजंस कौन थे, जर्मनी। तो हमें छोटी सी बात जर्मनी की करनी पड़ेगी। ठीक है, रीजन हमें पता है कि क्या हो रहा था कि एक तरीके से बहुत ज्यादा आपस में एग्रेशन, यूरोपियन कॉलोनीज के लिए बहुत ज्यादा स्ट्राइवमेंट, आपस में स्ट्रगल बढ़ते आ रहा था। तो इस वजह से हैवी मिलिटराइजेशन होने लगा था यूरोप में। अभी तक हमें क्या पता था, अभी तक हमें क्या पता था कि ब्रिटेन वॉज द सुपर पावर, ब्रिटेन को कोई चैलेंज करने वाला दूर दूर तक था ही नहीं। पर अब क्या हुआ, हमने देखा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बाद से जर्मनी जर्मनी क्या होने लगा, जर्मनी थोड़ा सा आपका क्या बोलते हैं, ब्रिटेन के टक्कर में आने लगा। जैसे ही जर्मनी का नया पॉलि मतलब आपका चांसलर बना था ऑटो वैन बिस्मार्क, बिस्मार्क ने एक पॉलिसी दी थी। बिस्मार्क गिव द पॉलिसी ऑफ कॉशियस कॉन्टिनेंटलिज्म। कॉशियस कॉन्टिनेंटलिज्म, कॉशियस कॉन्टिनेंटलिज्म का मतलब क्या रहता है, टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद नेबर्स। बिस्मार्क क्या करने लगा था, फ्रांस, फिर बेल्जियम, ब्रिटेन, इनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस वगैरह रखने रखने लगा था। अब 1888 में बिस्मार्क को डिसमिस कर दिया गया। 1888 में बिस्मार्क को डिसमिस कर दिया गया और नए रूलर बन गए जर्मनी के, सीजर सीजर विलियम्स। सीजर विलियम्स बिकेम द न्यू रूलर। अब इसने जो कॉशियस कॉन्टिनेंटलिज्म की पॉलिसी थी उसको रिप्लेस किससे कर दिया, एग्रेसिव इंपेरियलिज्म। एग्रेसिव इंपेरियलिज्म, एग्रेसिव इंपेरियलिज्म पॉलिसीज ने रिप्लेस कर दी। ठीक है, एग्रेसिव इंपेरियलिज्म मतलब बहुत तेजी से अपने कॉलोनीज को फैलाना। ठीक है, बहुत तेजी से अपने कॉलोनीज को फैलाना। अब देखो, ये तो पॉलिसीज वगैरह मतलब अडॉप्ट कर दी गई, तो इससे ऑब्वियसली किसको होगा, ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम होनी थी। ब्रिटिशर्स के हेजेमनी को जर्मनी ने चैलेंज किया, जर्मनी चैलेंज द हेजेमनी ऑफ ब्रिटिशर्स। कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसके वजह से ब्रिटिशर्स बिकेम डेड अगेंस्ट ऑफ जर्मन्स। एग्रेसिव इंपेरियलिज्म हो गया ये पहला इवेंट। अब इवेंट्स हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स बिकेम डेड अगेंस्ट ऑफ जर्मन्स। देखो सबसे पहला कौन सा हो गया, एग्रेसिव इंपेरियलिज्म, अभी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। सेकेंड पॉलिसी क्या हो गया कि एंटी ब्रिटिश स्टैंड रखने लगे। एंटी ब्रिटिश स्टैंड कैसे रखने लगे, जैसे बोर वॉर हुआ था साउथ अफ्रीका में, बोर वॉर हुआ था उसमें एंटी ब्रिटिश स्टैंड रखा जर्मनी ने। थर्ड रीजन क्या हो गया कि ब्रिटिशर्स एकदम इसके अगेंस्ट हो गए। देखो, ब्रिटिशर्स का नेवल पावर में सुप्रीमेसी थी, नेवल पावर में ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी थी। तो जर्मनी क्या बना, जर्मनी बिकेम द फर्स्ट कंट्री फर्स्ट कंट्री टू यूज सबमरीन्स। भाई इनने सबमरीन्स निकाल दी, जो ब्रिटिशर छोटी छोटी सबमरीन्स वगैरह निकाल दी, जो ब्रिटिशर्स के बड़े बड़े रॉयल नेवल शिप्स को चैलेंज कर सकता था। मतलब आप समझ लो माहौल बनने लगा। पहले अभी तक सी वॉरफेयर में ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी थी, पर अब जर्मनी भी आ गया। ठीक है, अब क्या होने लगा, जर्मन्स ने कील कैनाल बनाया। कील कैनाल एक्चुअली में कहाँ पे, डेनमार्क में। ठीक है, डेनमार्क में। ये किस लिए बनाया, टू इनसर्कल ब्रिटिश। जैसे अभी चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वगैरह ये सब चलते हैं ना, वैसे ही जर्मनी ने भी गेम खेलना शुरू कर दिया ब्रिटेन के साथ। ठीक है, अब एक रेलवे लाइन, सीजर विलियम्स ने एक फिफ्थ रीजन क्या हो गया, सीजर विलियम्स ने एक रेलवे लाइन बनाना शुरू किया, बर्लिन टू
सो बर्लिन टू बगदाद, बर्लिन टू बगदाद। अब क्या हुआ कि ये मेन चीज क्या थी, देखो बगदाद मतलब मिडिल ईस्ट आ गया, इराक के कैपिटल तक आ गया, तो मिडिल ईस्ट में आना, और मिडिल ईस्ट में टू चैलेंज ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी थी। तो ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी को चैलेंज करने के लिए जर्मनी का हर एक स्टैंड क्या होने लगा, हर एक स्टैंड क्या होने लगा, एंटी ब्रिटिश होने लगा। तो ऑब्वियसली दो क्लियर एक्सिस बन गए, एक जर्मनी था और जर्मनी ब्रिटिशर्स का अगेंस्ट होने लगे। ठीक है, दो बड़े बड़े पावर, सबसे मेजर पावर ब्रिटेन थी, सेकंड पावर आपकी जर्मनी आने लगी। ठीक है, अब देखना, ये सारी चीजें जैसी हो गई, अब हमने एक और पढ़ा था, ईस्टर्न क्वेश्चन के बारे में पढ़ाई था हमने, ईस्टर्न क्वेश्चन कि भाई ओटोमन टर्क्स टूटने लगे तो कौन ईस्टर्न रीजन पे कंट्रोल करेगा। अब ईस्टर्न क्वेश्चन क्वेश्चन क्या होने लगे, देखो दो लेक्चर्स पहले जाना है, थोड़ा सा दो लेक्चर्स पहले जब अपन ने ईस्टर्न क्वेश्चन क्या, एक लेक्चर पहले जाना ईस्टर्न क्वेश्चन वगैरह की जब बात कर रही थी, स्लैब नेशनलिज्म होने लगा, याद आ रहा है, एक दो क्लास पहले की बात है, स्लैब नेशनलिज्म आने लगा। मतलब जो साइबेरिया यूनाइटेड हो गया, साइबेरिया यूनाइटेड हो गया, और साइबेरिया क्या चाहता था, पूरे जो बल्कन नेशंस थे उनका एक ग्रेटर स्लाव नेशन बने, तो साइबेरिया के अगेंस्ट में कौन आ गया, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इनको अलग नहीं होने देना चाह रहा था। ऑस्ट्रिया ने क्या किया था, ओटोमन अंपायर पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। ओटोमन, ये देखो ये सारी चीजें बता चुका हूं मैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ। ओटोमन पे वॉर डिक्लेयर कर दिया, तो इस वजह से क्या हो गया, ओटोमन पे वॉर डिक्लेयर करने पे क्या हो गया, इसने बॉस्निया एंड हर्जगोविनिया को अलग कर दिया, बॉस्निया एंड हर्जगोविनिया को अलग कर दिया और ऑस्ट्रिया में मर्ज करवा दिया, जबकि सर्बिया चाहता कि बॉस्निया हर्जगोविनिया सर्बिया के पास है। सेकंड काम क्या किया, ओटोमन को डिफीट करके इनने अल्बानिया, अल्बानिया को इंडिपेंडेंट कर दिया, जो कि ऑस्ट्रिया ने अल्बानिया को इंडिपेंडेंट कर दिया, जो कि सर्बिया बिल्कुल चाहता था कि अल्बानिया इनके अंदर आए। ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें वगैरह होने लगी, है ना। तो इसके वजह से क्या हो गया, 1911 में हमने पहले के देखा था बल्कन वॉर शुरू हो गए, बल्कन वॉर्स वगैरह शुरू हो गए, तो क्या हो गया, बल्कन वॉर्स किसका किसका अगेंस्ट होने लगा, ऑस्ट्रिया वर्सेस ओटोमन, सर्बिया वर्सेस ऑस्ट्रिया, इस तरीके का आपस में सारे रिलेशंस, बल्कन स्लैब नेशनलिज्म, ये सारी चीजें होने लगी, आपस में लड़ने लगे। यहाँ तक हमने देखा था, ये थोड़ा सा रिपीटेड टेलीकास्ट था, है ना। 1911 में बल्कन वॉर वगैरह होने लगा, और 1913 में सेकेंड बल्कन वॉर जो और ज्यादा इंटेंसिफाइड हो गया, सब आपस में लड़ने लगे ये लोग। ये हमने पूरा का पूरा देखा था प्रीवियस वाले लेक्चर में। अब देखो, तो क्या होने लगा, यूरोप में पूरा माहौल बन चुका था। अब एकदम इमीडिएट कॉज कौन सा हुआ, इमीडिएट कॉज कौन सा हुआ, इमीडिएट कॉज कौन सा हुआ ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, इमीडिएट कॉज क्या हुआ, अब देखना ध्यान से समझना। ऑस्ट्रियन जो प्रिंस था, ऑस्ट्रियन प्रिंस जो नेक्स्ट हेयर था टू साराजेवो, नेक्स्ट हेयर टू साराजेवो, इसका नाम क्या था, आर्च ड्यूक फर्डिनांड, आर्च ड्यूक फर्डिनांड। अब क्या हुआ, इस प्रिंस को असैसिनेट कर दिया गया, कब, 28 जून 1914, 1914 में असैसिनेट कर दिया। किसने असैसिनेट किया, सर्बिया का एक सीक्रेट ग्रुप था, सर्बिया का एक सीक्रेट ग्रुप था जिसका नाम क्या था, ब्लैक हैंड, ब्लैक हैंड। अब जैसे ही ऑस्ट्रिया के प्रिंस को सर्बिया ने एक तरीके से असैसिनेट कर दिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया मतलब ने क्या किया कि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे अल्टीमेटम दे दिया कि 23 28, देखना ये आपका 28 जून को असैसिनेट किया था, तो इनने क्या बोला, 23 जुलाई, अप्रोक्स 25 डेज तक, 23 जुलाई को बोला कि आपको हमारी 11 डिमांड्स माननी पड़ेगी, 11 डिमांड्स माननी पड़ेगी।
11 डिमांड्स क्या थी? इन डिमांड्स की वजह से क्या हो रहा था कि सर्बिया की सॉवरेनिटी टोटली चले जाने वाली थी। मतलब सर्बिया ने जो इतना लड़ लड़ा के ओटोमन अंपायर से अपना इंडिपेंडेंस, स्लाव्स ने जो इंडिपेंडेंस जीता था उस इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज करने को बोला। तो दिस वाज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल टू सर्बिया। तो 23 जुलाई हो गया, सर्बिया ने इनकी डिमांड्स नहीं मानी। 11 डिमांड्स बोली थी भाई आपने हमारे प्रिंस को, ऑस्ट्रिया ने बोला कि आपने हमारे प्रिंस को मारा, ये 11 डिमांड मानो वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। तो सारे के सारे सर्ब्स जो स्लाव्स थे वो इकट्ठा हो गए, उन्होंने बोला कि भाई हम नहीं करेंगे ये डिमांड एक्सेप्ट। एज ए रिजल्ट 28 जुलाई 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने क्या किया? सर्बियन कैपिटल बेलग्रेड, उस टाइम पे बेलग्रेड कैपिटल, आज की डेट में अलग ही कंट्री है, सर्बियन कैपिटल बेलग्रेड पे बॉम्बिंग शुरू कर दिया। एंड दिस लेड टू द बिगनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्टिंग इवेंट, ये एकदम इमीडिएट कॉज था, वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखो वर्ल्ड वॉर 1 एक्चुअली टेक्निकली से हम वर्ल्ड वॉर नहीं बोलेंगे, दो कंट्रीज के बीच में वॉर शुरू हो गया, मतलब बल्कन पेनिनसुला में अच्छा खासा वॉर होना शुरू हो गया। यहां तक समझ में आया? अब देखना आगे क्या होगा। ठीक है, ये इमीडिएट कॉज था। अब देखो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, पूरा देखो इंटरकनेक्टेड है। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर मिस किया तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, है ना। अब देखना क्या हुआ, बहुत अच्छे से पता था कि रशिया, देखो ये एक हो गया सर्बिया, दो पार्टी होगी सर्बिया और ऑस्ट्रिया, सर्बिया वर्सेस ऑस्ट्रिया, ये वॉर शुरू इमीडिएट कॉज हो गया इसको प्रिंस को मानने से। रशिया को साइबेरिया का साइड लेना ही था, रशिया ने साइबेरिया पे ज्वाइन किया और साथ ही साथ क्या हो गया, कि रशिया का इन्वॉल्वमेंट हो गया वॉर में। अब रशिया को भाई बहुत अच्छे से पता था कि बहुत ही जल्दी क्या होने वाला है, जर्मनी जर्मनी ऑस्ट्रिया को साइड करेगी, जर्मनी ऑस्ट्रिया को साइड करेगी। ठीक है, तो जर्मनी ने, ऐसा ही हुआ, ऑस्ट्रिया का साइड लिया एंड दिस लेड टू द बिगनिंग ऑफ फॉर्मल वर्ल्ड वॉर। देखो अब चार पार्टीज आ गई। ठीक है, अब भाई जर्मनी को देखना, जर्मनी वेरी वेल न्यू जर्मनी वेरी वेल न्यू कि यहाँ पे एक और पार्टी आएगी क्योंकि रशिया वॉर में आ चुकी है। ठीक है, रशिया वॉर में आ चुकी, तो रशिया और फ्रांस का एग्रीमेंट था, ये लोग एलाई थे ना, ट्रिपल अलायंस। तो इनको बहुत अच्छा था कि भाई फ्रांस भी आएगी, तो बहुत व्हाट जर्मनी डिड, जर्मनी ने पहले ही हैवी ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन करने लगा फ्रेंच बॉर्डर पर, हैवी ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन होने लगा फ्रेंच बॉर्डर पर। ठीक है, एंड बहुत क्विकली जर्मनी देखो एक स्ट्रेटेजी अपनाती थी, इस स्ट्रेटेजी का नाम है, देखो ध्यान से सुनना, ब्लिट्कर्ग्स, BLIT, ब्लिट्स, KRIEG, ब्लिट्कर्ग्स का मतलब ये जर्मन वॉरफेयर टैक्टिक्स था कि इसके पहले कि एनिमी नेशन अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज करे, कुछ समझे, उतने देर में लाइट इन्फेंट्री को धड़ 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 अंदर तक घुस के उनके कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर दूं, उनको हरा के आ जाओ। तो इसने क्या किया, इन जर्मनी का क्या मूव था कि पहले हम फ्रांस को डिफीट करेंगे, फिर हम रशिया की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन रशिया ऑन 1 अगस्त। ठीक है, एंड फ्रांस ऑन 3 अगस्त। बात समझ में आई यहाँ तक? फ्रांस और रशिया के अगेंस्ट, दोनों के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो ये से देखो फॉर्मली वर्ल्ड वॉर हो गया। अब एक डिलेमा था, क्या डिलेमा था भाई, देखो ये तो आ गई, ब्रिटेन कब साइड लेगी इनका, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन कब कब साइड लेगी। ठीक है, तो ब्रिटेन एक तक पहले इनिशियली न्यूट्रल थी, ब्रिटेन को लग रहा था कि भाई ये लोग आपस में, अगर आप मैप देखोगे तो ब्रिटेन एक आइलैंड कंट्री और थोड़ा सा दूर है। ठीक है, तो ब्रिटेन पहले न्यूट्रल था, बट व्हाट जर्मनी डिड, जर्मनी ने बेल्जियम पे अटैक कर दिया, जर्मनी अटैक्ड बेल्जियम जो कि एक न्यूट्रल नेशन थी। अब जैसे ही जर्मनी ने बेल्जियम पे अटैक किया,
ब्रिटेन का डिलेमा सॉल्व किया और ब्रिटेन ने फ्रांस एंड रशिया को ज्वाइन कर लिया। तो यहां पे देखो दो एक्सेस बढ़ गए वॉर के, ठीक है, यहाँ पे दो एक्सेस बढ़ते चले गए वॉर के, ब्रिटेन, सर्बिया, रशिया, फ्रांस, यहाँ पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये सारी चीजें होती चली गई। ठीक है, अब क्या होने लगा कि देखो ये सारी चीजें वगैरह चल रही थी अपनी। अब बाद में क्या हो गया, हम कोर्स देखते हैं थोड़ा वर्ल्ड वॉर का। बाद में देखो इधर क्या किया था, ओटोमन टर्की ने भी ज्वाइन किया था इन्हें, टर्की ने भी ज्वाइन किया था। ठीक है, टर्की ने भी ज्वाइन किया, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की को हम क्या बोलने लगे, जर्मिया, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, इनके जो छोटे छोटे अलायंसेस वगैरह थे इनको हम इकट्ठा क्या बोलने लगे। यहाँ पे देखो बल्गेरिया भी था, पर छोटे मोटे नेशन हमारे मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। इनको हम क्या बोलने लगे, सेंट्रल पावर, इंपॉर्टेंट है सेंट्रल पावर। जर्मनी वाली पार्ट को क्या बोलने लगे हम, सेंट्रल पावर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, बल्गेरिया, इनको हम सेंट्रल पावर बोलने लगे। और ये रशिया, सर्बिया, ब्रिटेन, फ्रांस, इनको हम क्या बोलने लगे, एलाइड पावर, एलाइड फोर्सेस और एलाइड पावर। दो पार्टीज के बीच में वॉर शुरू हो गई। अच्छा, एक किसी बड़ी कंट्री मिसिंग दिख रही है अभी आप लोगों को? हाँ देखो अब आएगा यूएसए, कैसा आएगा वॉर में, देखते हैं यूएसए। तो अभी देखो ये इमीडिएट रीजन हो गया, पार्टिंग अप हो गए, वॉर वगैरह चालू हो गया, 1 अगस्त से वॉर शुरू हो गया, आपस में वॉर वगैरह होने लगा। ठीक है, अब देखो इनिशियली नो डाउट जर्मनी का अपर हैंड था, जर्मनी ने फ्रांस को भी कैप्चर कर लिया, धीरे 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 जर्मनी बहुत तेजी से एडवांस कर रही थी। क्यों? क्योंकि जर्मनी की ट्रेंच बहुत, मतलब जर्मन्स का जो ब्लिट्किल्स करके जो वॉरफेयर टेक्निक थी वो बहुत ही अच्छी थी। अब देखो आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ कि एक्चुअली में वर्ल्ड वॉर वन को हम ट्रेंच वॉरफेयर बोलते थे, ट्रेंच वॉरफेयर, किलोमीटर्स लॉन्ग 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 गड्ढे ट्रेंच वगैरह रहते और ट्रेंच के अंदर सोल्जर्स वहीं पे रहा करते थे, वहीं पे खाया करते थे, सारी चीजें वगैरह किया करते थे, और बीच बीच में गोली चलाते रहते थे। तो महीनों महीने तक सोल्जर्स वगैरह ट्रेंच में, मतलब ट्रेंच में रहा करते थे। ठीक है, यहाँ पे इंग्लैंड ने पहली बार टैंक्स का यूज किया, टैंक्स का यूज किया, जर्मनी ने पॉइजनस गैसेस इन सबके भी यूज वगैरह किए। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इवेंट है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का इंपॉर्टेंट है ना। इस तरह की मतलब आर्टिलरी फायर होने लगा, मशीन गन्स वगैरह का यूज होने लगा, मेनली ट्रेंच वॉरफेयर था। मतलब देखो एक्चुअली में वॉरफेयर जितना सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हो गया था, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट बॉम्बिंग, ये सब बहुत ज्यादा दिखती थी, पर यहाँ पे ट्रेंच में वॉरफेयर स्लो तरीके से वॉर चलता था बहुत। ठीक है, हाँ पर सिविलियंस पे बहुत अटैक वगैरह किया जाता था। अब क्या हो गया, इन द मीनवाइल क्या हो गया, जर्मनी ने रशिया पे अटैक किया, जर्मनी ने रशिया पे अटैक किया। तो रशिया को 1970, रशिया में देखो इंटरनल क्राइसिस चल रहे थे, रशिया में इंटरनल क्राइसिस वगैरह चल रहे थे, रशिया को 1917 में, 1917 में ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवास्क, ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवास्क साइन करना पड़ा, जिसके वजह से रशिया के बहुत सारे टेरिटरीज जर्मनी ने छीन लिए, बहुत सारे टेरिटरीज जर्मनी ने छीन लिया, और 1917 में रशिया को रिट्रीट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि रशिया में अंदर एक रेवोल्यूशन हो गया था जिसको हम बोलते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन या फिर रशियन रेवोल्यूशन। इस टॉपिक को हम डिटेल में वर्ल्ड वॉर वन के बाद डील करेंगे। मतलब रशिया का देखो ज्यादा रूल हो नहीं पाया था वर्ल्ड वॉर वन में, पहले ये अलाइड फोर्सेस की तरफ थे, पर रशिया को बाद में रिट्रीट करना पड़ा। इसका हम पूरा केस स्टडी देखेंगे अगले वाले लेक्चर में, है ना। अब देखो इसी के साथ क्या हुआ, वॉर वगैरह चल रहा था, वॉर के कोर्स वगैरह चल रहे थे। अब यहाँ पे जापान भी एक खुद में बड़ी पावर थी, जापान को ये लगा कि भाई यूरोपियन से लड़ रहे हैं तो हम कैसे करके पीछे हट जाए, हम कैसे करके पीछे उठ जाए फायदा उठाने से, है ना। तो जापान ने क्या किया, जापान डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी, बिकॉज ब्रिटेन एंड फ्रांस ने प्रॉमिस किया कि भाई जर्मन्स के अगेंस्ट में आप हमें मदद करो। तो जो जर्मनी के जो इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन में जो कॉलोनीज वगैरह है, दैट वुड बी गिवन टू जापान। लालची हो गया जापान, क्या हो गया, जापान को क्या बोला गया कि आप जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर करो, तो जो इंडियन ओशन वगैरह पे जो टेरिटरीज वगैरह है जर्मनी के, वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर बाद में रोमानिया, ग्रीस, सब लोग धीरे धीरे ब्रिटिश साइड पे जुड़ते गए, धीरे 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 ब्रिटिश साइड पे जुड़ते गए। पर एक आध पावर जैसे कि बल्गेरिया, बल्गेरिया ने सिर्फ किसको ज्वाइन किया, आपके जर्मनी को, बल्गेरिया और टर्की ने
ज्वाइन कर दिया। ठीक है, बल्गेरिया, टर्की, ऑस्ट्रिया, ये लोग सब सेंट्रल पावर है। एलाइड पावर्स बहुत से, मतलब देखो सेंट्रल पावर्स में मेनली कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की एंड बल्गेरिया। बाकी सारे फोर्सेस आपके किसमें आ गए? एलाइड पावर में। अब बाद में यूएसए ने भी ज्वाइन किया था। अब यूएसए का हम केस स्टडी देखेंगे कैसे करके ज्वाइन किया। ठीक है, अभी हम कोर्स देख रहे हैं विद टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब देखो, वॉर सिर्फ यूरोप में नहीं लड़ा गया था, वॉर यूरोप के बाहर भी लड़ा गया था। वॉर यूरोप के बाहर भी लड़ा गया था। क्या हुआ था? नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया। नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया में किसकी किसकी एम्पायर थी? टर्की। टर्की ओटोमन था। ये क्योंकि सेंट्रल एक्सिस की तरफ थे, सेंट्रल पावर्स की तरफ थे। तो क्या करने लगे? देखो, ब्रिटिशर्स और आपको फ्रांस ने क्या गेम खेलना शुरू किया? यहाँ पे जाने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एक मूवमेंट चल रहा था, यंग टर्क मूवमेंट। यंग टर्क मूवमेंट। यंग टर्क मूवमेंट। यंग टर्क मूवमेंट में मैंने क्या बोला था कि बहुत सारे जो ओटोमन अंपायर के, जो टर्की वगैरह के जो सिविलियंस, आर्मी ऑफिसर्स, सोल्जर्स वगैरह थे, ये लोग क्या करने लगे? जो खिलाफत रूल था, खलीफा जो स्पिरिचुअल रूल था, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लगे टू डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस। ये हमारी लास्ट क्लास में बात होने लगी थी, बात हो गई थी। तो व्हाट ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच डिड, ये जो लोकल रेबेलियंस, जो लोकल रेबेलियन ग्रुप्स थे, लोकल रेबेलियन ग्रुप्स, इनको सपोर्ट करने लगे अगेंस्ट ओटोमन टर्की। ओटोमन टर्की। तो इसके वजह से बहुत सारे छोटे 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 कंट्रीज क्या होने लगे? इंडिपेंडेंट होने लगे, और टर्की धीरे 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 वॉर में हारने लगी। मतलब ब्रिटिशर्स इन कंट्रीज को इंडिपेंडेंस दिलाने लगे। इसी के साथ एक ब्रिटेन ने इन कंट्रीज के साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ब्रिटेन और फ्रांस ने एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया। सीक्रेट एग्रीमेंट का नाम क्या था? स्काइस पिकॉट एग्रीमेंट। स्काइस पिकॉट एग्रीमेंट, भाई यही एग्रीमेंट थी पूरे फसाद की जड़, है ना। 1916 में मतलब साइन किया गया। इस एग्रीमेंट के तहत क्या बोला गया कि जूइस को एक सेपरेट होमलैंड दिया जाएगा। और वो होमलैंड कहां पे होगा? पैलेस्तीन। जो अभी, और वो होमलैंड किस नाम से जाना जाता है आज? इजराइल। और एक्चुअली जो पैलेस्टीन, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऑपरेशनाइज हुआ, पैलेस्टीन को हटा के डिस्प्लेस करके यहाँ पे इसराइल बना गया, जो अभी मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा कंटेंशियस इशू है। तो जो एक्चुअल में बर्थ ऑफ इसराइल 1916 में डिसाइड किया गया था बाय ब्रिटेन एंड फ्रांस, इट वाज नोन एज स्काइस पिकॉट एग्रीमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्काइस पिकॉट एग्रीमेंट। अब देखना, ये सारी इवेंट्स चल रही थी। अब क्या होने लगा यहाँ पे यूरोप में? इन द मीन वाइल वॉर चले आ रहा था। तो व्हाट ब्रिटेन डिड, ब्रिटेन ने क्या किया था कि जर्मनी में नेवल ब्लॉकेट लगा दिया था। ब्रिटेन ने जर्मनी में नेवल ब्लॉकेट, मतलब शिप्स लगा दी थी, तो जर्मनी में सप्लाई नहीं आ पा रहा था। टू स्टॉप सप्लाई, सप्लाई रोकने के लिए यहाँ पे ब्लॉकेट वगैरह लगा दिया था। ठीक है, तो अब सप्लाई नहीं हो रहा तो इकोनॉमी गिरेगी धीरे 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 धीरे, मतलब जर्मनी को गिव अप करना पड़ेगा। अब जर्मनी ने भी सेम किया, जर्मनी ने ब्रिटेन पे यू बोट्स जो थे, यू बोट्स मतलब जो जर्मनी के सबमरीन्स का ब्लॉकेट लगा दिया था। और ब्रिटेन में जो भी शिप्स आ रहे थे बाहर से, जो भी सप्लाई हथियार वगैरह ब्रिटेन में आ रहे थे थ्रू शिप्स, उन शिप्स पे को यू बोट जर्मनी का डुबा दे रहा था। जर्मनी के यू बोट्स मिसाइल मार मार के उन शिप्स को डुबा दे रहे थे। इन्हीं में से क्या हुआ, अब यहाँ पे एक कंट्री बैठी थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भाई ये थे कट्टर बिजनेसमैन। इनने क्या किया कि ब्रिटेन और जो एलाइड फोर्सेस को ये हथियार बेचे करते थे। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस, जो एलाइड फोर्सेस थी, इनकी इकोनॉमी तो धमाधम 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 गिरने लगी। पर साथ ही साथ क्या हुआ, यहाँ पे अमेरिका इनको हथियार बेच बेच के, अमेरिका स्टार्टेड बिकमिंग अ सुपर पावर। अमेरिका का इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूस्ट होने लगा। अब अमेरिका का एक शिप आ रहा था
ब्रिटेन में सप्लाई लेके इस शिप को जर्मनी के यू बोट्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। इस शिप को जर्मनी के यू बोट ने डिस्ट्रॉय कर दी। अब आपने अमेरिका का वॉर शिप डिस्ट्रॉय कर दिया तो ऑब्वियसली क्या होना है, यूएस विल यूएसए जॉइंड अलाइड फोर्सेस एंड वॉर। देखो दो रीजन थे, एक तो यूएसए का शिप गिरा दिया जर्मनी में। सेकंड रीजन क्या था कि भाई जर्मनी का पल्ला भारी था फर्स्ट हाफ ऑफ वॉर में। तो यूएस को पता था कि भाई हमने सारे लोन किसको, इंग्लैंड फ्रांस इनको देके रखे, अगर ये वॉर हार गए, बाई चांस इफ दे लूज द वॉर, तो हमारे लोन के पैसे भी डूबे एंड देन जर्मनी विल बिकम अ थ्रेट टू यूएस हेजेमनी। तो इस वजह से क्या हो गया, इस वजह से ऑटोमेटिकली इनको वॉर ज्वाइन करना पड़ा। यूएसए हैज टू ज्वाइन द साइड ऑफ ब्रिटेन एंड दिस लेड टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आपका क्या हो गया, यूएसए। अब यूएसए का जैसे इन्वॉल्वमेंट हुआ तो मिडल ऑफ जुलाई 1918 ठीक है, जर्मनी के अगेंस्ट हो गया। बल्गेरिया ने सरेंडर कर दिया, बल्गेरिया सरेंडर्ड। ठीक है, अक्टूबर में क्या हो गया, ओटोमन अंपायर टूट गया। ओटोमन अपने इंडिया में खिलाफत मूवमेंट वगैरह ये सब जो मोहम्मद अली, शौकत अली इन लोगों ने चालू किया, क्यों, क्योंकि ऑटोमन अंपायर टूट गया, खलीफा की पोस्ट मतलब एबॉलिश होने वाली थी, तो इंडिया में बहुत ज्यादा गदर शुरू हो गया। ठीक है, फिर साथ ही साथ क्या होने लगा, ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया छोटे छोटे कंट्रीज में, ऑस्ट्रिया भी हार गया, ऑस्ट्रिया भी छोटे छोटे कंट्रीज में टूटने लगा, जैसे कि चेक रिपब्लिक, यूगोस्लाविया, हंगरी, इस तरीके की छोटे 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 कंट्रीज में टूटने लग गया। और फाइनली क्या हो गया, नवंबर में जो सीजर विलियम्स थे वो जर्मनी से भाग गए और 11 नवंबर 1918 में जर्मनी सरेंडर्ड एंड दिस लेड टू द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। यहां तक बात समझ में आई वर्ल्ड वॉर वन का। इवेंट्स ज्यादा है नहीं यहाँ पे कुछ, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो गया आपका। ठीक है, अब हमें देखना है वर्ल्ड वॉर वन के इम्पैक्ट्स क्या क्या हुए। ठीक है, छोटा सा टॉपिक देखना, वर्ल्ड वॉर वन का इम्पैक्ट। भाई जर्मनी हार गई, ठीक है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, मोर देन 90 लाख पीपल डाइड। ठीक है, यूएसए बिकेम अ न्यू सुपर पावर। ठीक है, इकोनॉमिक हार्डशिप्स यूरोप की ऐसी तैसी हो गई, इकोनॉमिक हार्डशिप्स, यूरोप की पूरी इकोनॉमी गिर गई, हेवी टैक्स वगैरह पड़ने लगा, पीजेंट्स के, वर्कर्स की हालत खराब होने लगी। मोनार्की एंडेड इन मैनी कंट्रीज, मोनार्की एंडेड इन मैनी कंट्रीज। एशिया एंड अफ्रीका में न्यू वेव ऑफ नेशनलिज्म आने लगा। अब देखो एशियन अफ्रीका में न्यू वेव ऑफ नेशनलिज्म क्यों आने लगा, भाई इन लोगों को लगा, क्या लगा कि ये यूरोपियन कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं, फायदा नुकसान इनको हो रहा है, भरपाई हमें करनी पड़ेगी, तो हमें भी इंडिपेंडेंट होना है। ठीक है, फिर देखो इक्वल राइट्स मूवमेंट, एंटी स्लेवरी मूवमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, इस तरीके के नए नए कंसेप्ट आने लगे। ठीक है, आ सकता है ये क्वेश्चन 10 नंबर में, इस तरीके के नए नए मूवमेंट्स आने लगे। ठीक है, और सबसे बड़ा इवेंट क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस। जैसा भी यूनाइटेड नेशन है ना, वैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस बना था, ये टूट गया था, इसके अलग रीजंस थे। ठीक है, दिस बॉट टू द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन।